अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, मैं हूं आपकी होस्ट आरी और आपके लिए लेकर आई हूं रानिया सिद्दीकी की कलम से तहरीर करदा नावल शादी का बकरा। स्टार्ट करने से पहले आप जल्दी से कर ले सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और क्लिक कर ले बेल आइकन को। हर कोई एक दूसरे से बातों में मगन था। वो अकेली साइड पर खड़ी सबका अच्छे से मुआयना कर रही थी। आखिर ईद से 2 दिन पहले ये पार्टी रखने का क्या मकसद? ज़रूर गोश्त बचाने की साजिश है। कंजूस कहेंगे। मिसेस अयाज लगातार हाथ पर हाथ मारकर बातें कर रही थी। यकीनन चुगलियां खा रही होंगी। इन अलाइट फैमिलीज़ में वो कभी भी कबूल नहीं की जाएगी। सब उसके पीछे उस पर हंसती थी। सिर्फ एक सारा थी जिससे उसकी बनती थी। तभी सारा सुर्ख चेहरे के साथ उसे आती हुई दिखी। सारा, मैं कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ, और तुम ये टमाटर की तरह सुर्ख क्यों हो रही हो? वो मैं आलियन से मिलने गई थी बागीचे में। वो अपनी उथल पुथल सांस दुरुस्त करते हुए कहने लगी। क्या तुम्हारी मामा को पता है? अलीना को फिक्र होने लगी। अरे नहीं, उन्हें पता लगा तो पिट जाऊंगी। आलियन उसका आशिक था और सारा की फैमिली उसको पसंद नहीं करती थी। ओह नो, मेरी इयररिंग! क्या हुआ, क्या हुआ? मेरी इयररिंग वहीं गिर गई। मैंने ये डायमंड सेट ख़ास तौर पर मामा से मांगे थे आज पहनने के लिए। तो कोई बात नहीं, तुम वापस जाकर ले आओ। अलीना ने अक्ल की बात बताई। अगर दोबारा वापस गई तो मामा का शक हो जाएगा। प्लीज़ तुम ले आओ ना। वो गाज़िबो में ही गिरी होगी। अरे नहीं, मैं नहीं जा रही। अब उसे सारा इतने भी नहीं पसंद थी कि उसके फड्डे में पड़े। प्लीज़ अलीना, तुम मेरी बहुत अच्छी दोस्त हो। प्लीज़, तुम्हारी यहाँ से गैर मौजूदगी कोई महसूस नहीं करेगा। अब ऐसी भी बात नहीं, मिसेस नोफिल है ना। वो उसकी बड़ी बहन की सास थी और उसे भी बेटियों की तरह चाहती थी, और मानो कि किसी अच्छे लड़के से शादी कराने की जिम्मेदारी उन्हीं की थी, और हर पार्टी में उसे लिए फिरती थी। वो अभी बातों में मसरूफ़ है, प्लीज़ जाओ ना। वो नम आंखों से बोली तो उसे मानना ही पड़ा। वह बागीचे में बने रास्ते से होती हुई गज़ेबो में दाखिल हुई। अपनी खूबसूरत मैक्सिको हाथों से ऊंचा किए चल रही थी कि कहीं उसे मट्टी ना लग जाए। अगर मैं यहाँ ना होती तो टैटू के साथ होती। टैटू उसका बकरा था, जो उसका तो नहीं, फिर भी सबसे ज़्यादा उसी का था। गज़ेबो में दाखिल होते हुए वो इयररिंग ढूंढने लगी। अचानक उसे सैटी के नीचे कुछ चमकदार नज़र आया। आहा, तो यहाँ छुपी हो तुम? वो सैटी के नीचे झुककर उसे नहीं उठा सकती थी। अगर ऐसा करती तो कपड़े ख़राब होते। वो सैटी के ऊपर से झुककर इयररिंग उठाने की कोशिश करने लगी। सैटी दीवार के करीब होने की वजह से वो दूसरी सिम से उसे नहीं उठा सकती थी, लेकिन हाथ नहीं पहुंचा तो वो मज़ीद झुकती चली गई। वो अब कंधे तक सैटी में घुस चुकी थी। सर भी उस छोटी सी जगह में घुसा लिया और आखिरकार इयररिंग हासिल कर ही ली। इयररिंग उठाकर वो सीधी होने लगी जब उसे पता लगा कि वो तो फंस चुकी है। उसके पाँव ज़मीन से ऊंचे थे, सर और बाजू फंस चुके थे। ओ ओ, जैन बामुश्किल अपना पीछा लड़कियों से छुड़वा पाया। उसकी जायदाद और अच्छी शक्ल की वजह से हर कोई उससे शादी का ख्वाहिशमंद था। यहाँ तक कि अक्सर उसे मुख्तलिफ जालों में फंसाने की कोशिश की जाती, पर वो भी अपने बाप का बेटा था। हसीन नावों के मकर से अच्छा निकलना अच्छे से जानता था। अभी वो सी साइड पर जा रहा था ताकि मुआयना कर सके कि फायरवर्क स्टार्ट होने में मज़ीद कितना वक्त लगेगा, जब उसे किसी लड़की की आवाज़ आई। वो उस आवाज़ का पीछा करते गज़ेबो तक पहुंचा। सामने का मंजर देखकर वो बमुश्किल हंसी दबा पाया। अलीना वहाँ फंसी दिल ही दिल में सारा को गालियाँ दे रही थी, जब उसको कदमों की आवाज़ और फिर बाकायदा कदम भी दिखाई देने लगे। हेल्प प्लीज़। सर नीचे झुका होने की वजह से सब उल्टा दिख रहा था। मुझे नहीं पता था कि यहाँ किसी ऐसे शो का भी इंतज़ाम किया गया है। उसकी आवाज़ में झलक रहा था कि वो हंस रहा था। देखो, मेरी मदद करो, मुझे निकालो यहाँ से। तुम मोहतरमा, आपको ऐसा करने को कहा किसने था? उसने हंसी दबाते हुए कहा। अगर तुम मेरा मजाक बनाने आए हो तो जा सकते हो। उसने भी तप कर कहा। ठीक है,
वैसे अगर कोई मुलाजिम यहाँ आ गया तो मेरी तरह मेहरबान नहीं होगा। वो उसके पलटते पाँव देखकर चिल्लाने लगी, रुको रुको, मुझे यहाँ से निकालो। ज़रूर, पर थोड़ा मोहब्बत से कहो। अख, प्लीज़ मुझे यहाँ से निकालो, थोड़ा और मेहनत की ज़रूरत है। प्लीज़ हेल्प मी प्रिंस चार्ल्स। हाँ 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 हाँ, अब ये तो कुछ ज़्यादा हो गया। अलीना अपनी आंखें घुमाकर रह गई। देखो, अब तुम आंखें घुमाओ तो कैसे चलेगा? वो उसके करीब आकर कहने लगा। वो घुटना उसके करीब सेटी पर रखकर उसे वहाँ से निकालने लगा। उसके बाल सेटी में बने डिज़ाइन में फंस चुके थे। वो उस पर झुककर बाल निकालने लगा तो वो घबराकर उसे दूसरे हाथ से हटाने लगी। ये क्या कर रहे हो तुम? हटो मुझ पर से। अगर तुम सुकून करोगी तो ही मैं निकाल पाऊँगा। तुम मुझसे दूर रहकर करो ना। अरे चुप करो लड़की, और हिलना मत अब। अगर तुमने कुछ भी किया ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। और प्लीज़। जैन फिर से उसकी बाल निकालने लगा और आलिया झटके से सीधी होने लगी। जब भी उसकी मैक्सी कंधे से डिज़ाइन में फंसकर फट गई और वो दोनों उनके पीछे आती आवाज़ में पलटे। किस कदर शर्म की बात है ये। तुम मेरे घर में आकर किसी लड़की के साथ ऐसा नहीं कर सकते। वो अलीना के बिखरे बाल और फटे कपड़े देखकर न जाने क्या समझे थे। जैन एकदम उससे दूर हटा। नहीं, आप गलत समझ रही हैं। ये यहाँ फंसी हुई थी और मैं उसकी मदद कर रहा था। उसने सामने खड़े शख्स को कहा जिसके साथ उसके पापा की फ्रेंड भी थी। हाँ, वो यकीनन तुम्हारी बातों में फंसी है। अलीना तो आंखें फाड़े सिचुएशन समझ रही थी। अरे नहीं अंकल, आप ही समझाएं, मैं ऐसा शख्स नहीं हूँ। हाँ शाह साहब, ये बच्चा मेरे हाथों में खेलता बड़ा हुआ है। मैं इसकी किरदार की गवाही दे सकता हूँ। मैं ये मामला नज़रअंदाज नहीं कर सकता। शाह साहब ने हाथ खड़े करके कहा। तुम बताओ बेटी, उसने क्या किया तुम्हारे साथ? मैं यहाँ फंस गई थी। अलीना ने सैटी की तरफ इशारा करके कहा। देखो, तुम्हें इससे डरने की ज़रूरत नहीं है, सच बताओ। वो जैन को घूर कर कहने लगे। लेकिन यही सच है। जैन ने फिर आवाज़ उठाई थी। तुम खामोश रहो। मैं जानता हूँ तुम लड़कियों को मोहब्बत के जाल में फंसाकर उनका फ़ायदा उठाते हो और फिर छोड़ देते हो, और जो ना फंसे उसे अगवा कर लेते हो। शाह साहब तो उसे फंसाने का त्याग कर चुके थे। अलीना ये सुनकर अपने मुंह पर हाथ रख लिया। अंकल, आप शायद मेरे पापा की बात कर रहे हैं। अली साहब तो अपना सर पकड़ कर रह गए। वह जैन को अपनी जिम्मेदारी पे यहाँ लाए थे। हाँ हाँ, जैसा बाप वैसा बेटा। मुझे तुम्हारे माँ बाप से बात करनी होगी। और बेटा, आप भी चलो, मैं मिसेस नौफल से बात करता हूँ। वह अलीना को अपने कोट से ढकते साथ ले गए। वो अभी भी सारा की इयररिंग थामे थी। मिसेस नौफल उससे मोहब्बत करती थी और वह उन्हें दुख नहीं देना चाहता था। आंटी को बहुत दुख होगा ये सब जानकर। वो शाह साहब से कहने लगी। अरे दुख? वो तो खुशी से छलांगे लगाने लगेंगी। आखिर मैंने इस साल का सबसे अच्छा मचलना बना दिया है। वो मुस्कुराते हुए अपनी मूँछों को बल देते हुए कहने लगे। आलिया और अलीना दोनों बहनें थीं। आलिया उस वक्त मैट्रिक में थी जब उनके वालिदैन गुजर गए और वो दोनों अकेली रह गईं। अलीना तो तब काफ़ी छोटी थी। उनके चचा उन्हें अपने साथ गांव ले गए, जहां आलिया बच्चों को पढ़ाने लगी। अलीना का रवैया कम उम्री और मुनासिब तरबियत की वजह से ख़राब होता गया, जिसे जंगली कहना ज़्यादा बेहतर होगा। एक दिन आलिया अपनी चची के साथ कहीं जा रही थी जब वो किसी गाड़ी से टकराते हुए बची। फायज़, जो कि गाड़ी ड्राइव कर रहा था, आलिया को देखते ही उसका असीर हो गया और अपनी माँ को रिश्ता लेके गया। समिया बेगम जानती थी कि यतीम बच्चे को पालना क्या होता है। नौफिल साहब के गुजरने के बाद उन्होंने फाइज़ को अकेला पाला था और वो दोनों तो बिन माँ बाप की थीं। उन्हें भी आलिया पसंद आई और चट मंगनी पट ब्याह के मुतरादिफ फाइज़ और आलिया की शादी के बाद वो अलीना को भी ले आईं। उन्हें वो दोनों बेटियों की तरह अजीज़ थीं।
सालों की तरबियत के बाद भी वो उसे मुकम्मल सुधार नहीं पाई। उसकी जानवरों से मोहब्बत दे देनी थी। घर में कभी खरगोश, कभी बिल्लियाँ, कभी परिंदे फिरते ही रहते थे। इसी वजह से उसकी शादी में मसाइल हो रहे थे। अलीना इस वक्त शाह साहब के साथ स्टडी में थी। उन्होंने मुलाजिम को भेजकर मिसेस नौफल को बुलवाया था। वो नौफल साहब के बचपन के दोस्त थे और सुमैया बेगम की तबीयत से अच्छी तरह वाकिफ़ भी। वो जानते थे कि वो अलीना की अच्छी जगह शादी के लिए कोशियाँ हैं। क्या हुआ भाई साहब, अलीना ने कोई कीमती चीज़ तोड़ दी क्या? नहीं, इस बार सब कुछ सलामत है, शुक्र है। तो फिर क्या वो फिर से छिपकली छुपा के ले आई? आंटी वो छिपकली नहीं, गिरगिट था। अलीना फ़ौरन उसकी नस्ल की तौहीन पर बोल उठी। नहीं नहीं, आप बस इसकी शादी की तैयारियां करें। शादी? लेकिन किससे और कैसे? शाह साहब ने सारा किस्सा एक ही सांस में सुना डाला और अपनी हाजिर दिमागी पर मूँछों को ताव देने लगे। उसे लगा मिसेस नौफल से खूब लेक्चर मिलेगा, लेकिन मिसेस नौफल जैसी तहजीब याफ्ता औरत शादी के बकरे का नाम सुनकर झूमने लगी। उसने तो पहली बार उन्हें जज्बात का ऐसा बेबाक मुजाहरा करते देखा था। उन दोनों ने अपनी शैतानी निगाहों से अलीना को देखा और फिर चिरागों में रोशनी ना रही। तुम्हें शर्म आनी चाहिए जैन। अली साहब ने चारों न चार हाशिम साहब को सब बता दिया और अब वो फ़ोन पे अपने बेटे से मामला समझ रहे थे। लेकिन पापा, मैंने उनके साथ ऐसा कुछ नहीं किया। मैं तो उल्टा उसकी मदद कर रहा था। फिर तो तुम्हें और भी शर्म आनी चाहिए। तुम्हारा बाप अपनी सारी जवानी में एक भी बार पकड़ा नहीं गया। जब तुम्हारी माँ को अगवा करके शादी की तब भी कुछ ना कर सका, और तुम बिना कुछ किए फंस गए। अफसोस, सद अफसोस। हाँ, आपके ही किए की सज़ा मिल रही है। देखो, अगर तुमने किसी को बताया कि तुम बिना कुछ किए फंस गए हो इस सब में, तो मेरी तो इतने सालों की रेपुटेशन मिट्टी में मिल जाएगी और मेरा बूढ़ा दिल ये दुख बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। वो भी आखिर उसके बाप थे, उसकी हालत से खूब लुत्फ़ उठा रहे थे। पापा, जैन ने ज़िच होकर कहा। अच्छा, मैं और तुम्हारी वालदा कल ही पाकिस्तान आ रही हैं। अभी मुझे उसे बताना है कि तुम्हारा बेटा शादी का बकरा बनने वाला है। अलीना मामा बता रही थीं कि तुम्हारी शादी तय करने वाली हैं। आलिया, जो कि उम्मीद से थी, अपनी बहन से पूछने लगी। लेकिन आपी, मुझे शादी नहीं करनी। वो अपने हाथों को देखते हुए कहने लगी। अरे, शादी तो करनी ही पड़ेगी। ये बताएं कि भाई फ़ाइज़ कहाँ हैं? दिख नहीं रहे। उसने बात बदलते हुए कहा। हाँ, उन्हें मैंने चॉकलेट लाने भेजा है। आलिया आजकल बहुत मूडी हो चुकी थी। फ़ाइज़ तभी हाथ में शापर पकड़े टेरेस पर नमूदार हुआ जहाँ वो दोनों बैठी थीं, और अपनी बेगम के सामने वाली कुर्सी पर बैठ गया। शॉपर देखते ही वो उस पर झपटी थी कि जैसे ये दुनिया की आखिरी चॉकलेट हो। अरे आराम से बेगम। लेकिन वो तो दोनों को नज़रअंदाज किए चॉकलेट लिखाने में मसरूफ़ थी। अरे, मैंने तो ड्राई फ्रूट वाली चॉकलेट कहा था, वो नाक सुकेड़ते हुए कहने लगी। नहीं, तुमने मुझे अपनी फेवरेट बेकरी से चॉकलेट लाने का कहा था, जहाँ मुझे आने जाने में 2 घंटे लगे हैं। पर मैंने ड्राई फ्रूट वाली कहा था, वो चिढ़कर कहने लगी। नहीं, तुम भूल गई होगी। वो कुछ और कहता उससे पहले आलिया ने चॉकलेट का शॉपर उठाकर बालकनी से नीचे फेंक दिया। वो दोनों उसे मुंह खोलकर देखते रह गए। अब जाएं और उसी बेकरी से ड्राई फ्रूट वाली चॉकलेट लाएं। फ़ाइज़ तो गुस्से से चेहरे पे हाथ फेरता रह गया और अलीना उसे हौसला देने लगी। बस 1 महीना और भाई, बस 1 महीना। अलीना, मुझे याद करवाओ कि मैं तुम्हारी बहन से मोहब्बत करता हूँ। ही। भाई, आप अपनी बहन से बेगम से बहुत मोहब्बत करते हैं। टाइम ज़ाया नहीं करें और जल्दी जाएं। और वो बेचारा ठंडी आह बरता उठ खड़ा हुआ।
अगले दिन जब वो टैटू के साथ मसरूफ़ थी तो उसे सुमैया बेगम ने बुलवाया। वो घर के अंदर गई तो बहुत सारा सामान पड़ा था। उसमें कपड़े, जूते, ज़ेवरात, ड्राई फ्रूट्स, फल सब मौजूद था। ये सब कौन लाया? ये तुम्हारे होने वाले शौहर ने भेजे हैं। सुमैया बेगम मुलाजमों को तलकीन करते हुए कहने लगी। और हाँ, कल इनमें से एक ड्रेस पहनकर तैयार हो जाना, हमें उन्हें मिलने जाना है। मैं तो नहीं जाऊंगी। सुमैया बेगम ने उसे घूर कर देखा तो वो खामोश हो गई और अपनी बहन को इल्तिजाइया नज़रों से देखने लगी, जो कि एक शीशे के जार में रोस्टेड बादाम निकाल निकाल कर तेज़ी से खा रही थी। अरे ये कहाँ से आए? अलीना ने बेख्तियार हाथ बढ़ाया था जब आलिया ने जार एक तरफ करते उसके हाथों पे नाखूनों से हमला कर डाला। इतनी ज़ोर से मारा, नदीदी कहेंगी। खबरदार अगर मेरे बादामों को हाथ भी लगाया। ये तो मेरे बच्चे हैं। हाँ, ऐसे बच्चे जिनका तुम्हें आज से पहले पता ही नहीं था, फायज़ ने जलकर कहा। अलीना ने गौर किया तो उसके हाथ पे भी नाखूनों के निशान थे जिनसे खून रिस रहा था। ये भी तुम्हारे होने वाले शौहर के माल से आए हैं। इनके सुपर माल हैं पूरे शहर में। सुमैया बेगम ने उसकी मालूमात में इजाफा किया। आलिया, कुछ कहो ना, मुझे नहीं करनी शादी। अगर वो मुझे ये बादाम भेजता रहे तो मैं तो तुम्हारी उसी से ही शादी करवाऊंगी। तुम तो रहना ही न दीदी। अगले दिन उसे ज़बरदस्ती गाड़ी में बिठा दिया गया। जाने से पहले उसे 3 घंटे अपने रवैये के हवाले से लेक्चर सुनना पड़ा। फिर उसकी फ़्रॉक की तलाशी ली गई और उसमें छुपाया गिरगिट निकाला गया, जो मिसेस नौफल को छिपकली ही लगता था। और इस गिरगिट ने अपनी नस्ल की तौहीन बर्दाश्त ना करते हुए उन पर छलांग लगा दी। जब वो अच्छे से नाच चुकी तो वो अपने रास्ते हो लिया। अब वो गाड़ी में मुसलसल उसकी हरकतों पर निगाह रखे हुए थी। जब उनकी गाड़ी मेन गेट से दाखिल हुई तो पहले एक वसी अहाता था, उसे दूर अंदरूनी गेट पे कोई दिखाई दिया। वो जो कोई भी था, कंधे पे किसी बच्चे को बिठाए इधर से उधर भाग रहा था। शायद कोई मुलाजम। गाड़ी जैसे करीब पहुंच गई उसे एहसास हुआ कि वो तो जैन था। उन्हें करीब आते देख उसने बच्चे को कंधों से उतार दिया। गाड़ी रुकते ही वो दरवाजे पे मौजूद था और उसका दरवाज़ा खोलकर मिसेस नौफिल के आगे हाथ बढ़ा दिया। वो अलीना को आखिरी घुरी डालते हुए उतर गई। इस दुनिया की सबसे खूबसूरत लेडी को मैं वेलकम करता हूँ, वो बड़े अंदाज से उन्हें कहने लगा और मिसेस नौफल भी शर्मा के रह गई। उसके बाद वो अलीना की तरफ बढ़ा तो वो जल्दी से गाड़ी से निकलने लगी और फ्रॉक में उलझकर उसके कदमों में गिर गई। अरे, अभी से इतनी फर्माबरदारी? वैसे मेरे पैरों में झुकने की ज़रूरत नहीं थी। मैं झुक नहीं रही, वह खड़ी होते कहने लगी। जलील इंसान मदद भी कर सकता था। तभी घर से एक बड़ी उम्र के शख्स निकले जो किसी भी सूरत जैन के वालिद तो नहीं लगते थे। मैं हाशिम, जैन का वालिद। वो भी सीधा मिसेस नौफिल की तरफ बढ़े। आप जैसी खूबसूरत औरत के घर रिश्ता जोड़कर हमें बहुत खुशी होगी। जैसा बाप वैसा बेटा, सही कहा था शाह साहब ने। हाशिम साहब फिर अलीना की तरफ बढ़े जो कि सल्यूट मारने के अंदाज में खड़ी हो गई कि न जाने वो उसके बारे में क्या कहेंगे। माशाअल्लाह, आप तो मेरी सोच से भी ज़्यादा हसीन हैं। जैन की वालदा को आप बहुत पसंद आओगी। वो उन सबको अंदर ले गई। खूबसूरत फानूस के नीचे एक खातून खड़ी थी। वो एक हसीन औरत थी। उनकी सब्ज़ आंखें सहर अंगेज़ थी। वह समझ सकती थी कि हाशिम साहब ने उनसे अगवा करके शादी क्यों की। जैन की बड़ी बहन मलीहा अपने एक बेटे के साथ वहीं मौजूद थी। सब ने उनका गर्मजोशी से इस्तकबाल किया। वो लोग अच्छे थे, लेकिन क्या वो उसकी हरकतों को भी कबूल करते? मिसेस नौफल, अगर आप मुनासिब समझे तो क्या मैं अलीना को कुछ देर साथ ले जा सकता हूँ? जैन के सवाल पे वो कुछ परेशान हुई। मेरे ख्याल से जब हालात में
ये रिश्ता तय हुआ है, ये मुनासिब नहीं होगा। अरे आप घबराएं नहीं, मलिहा हमारे साथ जाने के लिए मान गई है। हैं? मैं मान गई हूँ? चाय पीती मलिहा ने चौंक कर पूछा। हाँ, जब तुम मुझसे लंदन जाने के लिए उधार पैसे मांग रही थी तब तुम मानी थी। ओह, तुम कहते हो तो मान गई होंगी, मलिहा दांत निकालते हुए कहने लगी। अलीना मना करती उससे पहले मलिहा उसके सर पर आ खड़ी हुई। चलो चलो अलीना, तुम्हें हमारा बगीचा बहुत पसंद आएगा। मामा रुके, मैं भी आ रहा हूँ। नन्ना हाशिम भी पीछे भाग आया। हाशिम साहब ने उसे हम नाम इसलिए बनाया था क्योंकि वो मानते थे कि ऐसा करने पर शायद वो उन पे चला जाए, क्योंकि उनके औलाद ने तो माँ का रंग पकड़ा था। बाग कई एकड़ पर ज़मीन पर फैला था। ज़मीन में कई फलदार दरख्त भी थे। मलिहा हाशिम का हाथ थामे आगे आगे चल रही थी। तभी उनके सामने मसनूई तौर पर गिराया हुआ एक दरख्त आ गया, ताकि उससे जंगल का मंजर पेश हो। जैन ने उसके आगे हाथ बढ़ाया तो वो उसे नज़रअंदाज करती शाख पे पांव रखकर पार कर गई। अलीना ने देखा तो जैन उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। इतना मुस्कुराने की वजह? लास्ट टाइम जब हम पाकिस्तान आए तो पापा ने एक पार्टी होस्ट की थी कि वो किसी लड़की को पसंद करके शादी कर लूँ। सब लड़कियां मेरे आगे पीछे घूम रही थी तो मैं वॉक करने निकल पड़ा। कई मेरे पीछे आ गई और इस दरख्त के पास रुक गई। एक लड़की ने तो उसे पार कर लिया, जबकि दूसरी कहने लगी कि वो नहीं कर पाएगी। मुझे उसकी मदद करनी पड़ी और इसके बाद सब यही कहने लगी, और आखिरी लड़की को तो मुझे उठाकर शाख पार करने पड़ी। अलीना को तो उनकी बेवकूफ़ी पे हंसी आने लगी। क्या वाकई? बेचारा जैन। बिल्कुल। और फिर पता है, पहली वाली लड़की ये सब देखकर ऐसे करने लगी जैसे उसके पाँव में मोच आ गई हो, और मुझे उसे उठाकर वापस ले जाना पड़ा। अलीना का तो हंस हंस कर चेहरा सुर्ख हो गया। वो उन लड़कियों से बहुत अलग थी, उसमें कोई बनावट नहीं थी। अलीना ने उसके बाद अपने भी 2-3 वाक़या सुना डाले। मामा, ये देखें। हाशिर की स्पीकर जितनी ऊंची आवाज़ ने सबको अपनी तरफ मतवज्जा किया। वो बुलबुल का बच्चा था जो घोंसले से गिर गया था। अलीना ने उसे अपने नाजुक हाथों में उठा लिया और जैन ने उसे घोंसले में रख दिया। ये देखें, आपके लिए क्या लाया। हाशिम हाथों में कुछ दबाए उसके पास खड़ा था। अलीना ने झुककर उसके सामने हाथ कर दिए और हाशिम ने वो चीज़ उसके हाथ में रख दी। ओह, ये तो बहुत प्यारा सा केंचुआ है। हाशिम अपने इस खोज पे उछल रहा था। पता है, मुझे आप बहुत पसंद आए। अच्छा, ऐसा क्यों? आप बाकी लड़कियों की तरह चीखती नहीं ना। लास्ट टाइम मैंने एक लड़की को कॉकरोच गिफ्ट किया तो वो इतना चिल्लाई, उफ, कान ही फाड़ दिए मेरे। वो हाथ मारता हुआ चल पड़ा। शुक्र है मुझे कॉकरोच नहीं दिया। जब वो लोग वापस आए तो तवाज़ा के बाद मिसेस हाशिम उसे साइड पे ले गई। जब जैन छोटा था तो उसे ज़ख्मी लोमड़ी का बच्चा मिला। वो उसे घर ले आया। हमने उसे खुद खाना डालने से मना कर दिया, क्योंकि ऐसा करता तो वो वापस जंगल जाकर नहीं रह सकता था। इसलिए वो डंडे से जानवर बांधकर उसके आगे करता। जब वो ठीक हो गया तो हमने उसे जाने दिया। जानती हो, उस दिन जैन ने एक सबक सीखा कि जिसे मोहब्बत करें उसे आज़ाद कर देना चाहिए। अलीना ने फ़ौरन जवाब दिया, नहीं। उसने ये सीखा कि किसी को बिना बदले उससे मोहब्बत कैसे की जाती है। अलीना की चूं चरा के बावजूद 2 दिन बाद शादी थी। मिसेस नौफिल के बताने पर जैन ने आलिया के लिए बड़ी तादाद में रोस्टेड बादाम भेजे थे, और इस तरह उसने अलीना से खून का रिश्ता ख़त्म करके जैन से बादाम का रिश्ता जोड़ लिया। वहाँ दूसरी तरफ जैन को वो काफ़ी पसंद आई थी और उस हादसाती रिश्ते को वो दिल से कबूल कर चुका था।
निकाह तो हो गया, लेकिन अलीना ने टैटू के बिना रुखसती से इनकार कर दिया। उसकी गिरगिट से बेवफाई पर उसने अलीना की शादी के केक में खुदकुशी की कोशिश कर डाली, जिससे वो तो नहीं मरा, पर कई मेहमान हार्ट अटैक से बाल बाल बचे। पर अलीना के धरने की वजह से उसके साथ टैटू को भी रुखसत कर दिया गया। वो और जैन एक दूसरे को कुनखियाँ से देखते रहे। टैटू जैसे उन पे हंस रहा हो और जैन जैसे उसे आने वाली ईद का बता रहा हो। रात का वक्त था और जैन अपने दोस्तों के साथ था। अलीना जब उसका इंतज़ार कर करके थक गई तो दबे पांव कमरे से निकल गई। वो टैटू को ढूंढ रही थी जब मलिहा ने उसे देख लिया। अलीना को टेंशन थी कि उसका टैटू बाहर गर्मी में होगा। मलिहा उसे वापस उसके कमरे में ले आई और फिर खुद जैन को ढूंढने चली गई। जैन जब कमरे में आया तो वह घोड़े बेचकर सो रही थी। उसने उसे जगाना चाहा तो अलीना ने नींद में उस पर घायल शेरनी की तरह वार किया, जिस पे जैन ने ऐसी गलती ना दोहराने का अहद कर लिया। अगले दिन सब नई नवेली दुल्हन को ढूंढ रहे थे और वो टैटू के साथ थी। उसके साथ बातें करके दिल के भड़ास निकाल रही थी। अलीना उसे वहाँ के बागीचे में घुमाना चाहती थी। उसके सामने से तेज़ी से एक गुलहरी गुजरी, जिसे देख वो डर गया और खुद को उससे छुड़वाकर भाग गया। टैटू अपनी आवाज़ में चिल्लाता हुआ सीधा घर के अंदर घुस गया और फिर सब ने देखा कि दोनों में से कौन ज़्यादा तेज़ है। अलीना उसके पीछे भाग रही थी। मुलाजिम भी उस बकरे को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो डाइनिंग टेबल के नीचे घुस गया। वो भी तब जब मेहमान वहाँ बैठे खाना खा रहे थे। मलिहा की सास भी वहीं मौजूद थी। अलीना टैटू को निकालने के लिए टेबल के नीचे चली गई। टैटू ने मलिहा की सास पे छलांग लगा दी और वो ऐसे चीखने लगी। वो टेबल से निकलने के लिए ज़ोर लगाने लगा और वो कुर्सी समेत पीछे उलट गई। तभी जैन हाशिम साहब के साथ वहाँ आया और उसने अपनी तरफ आते टैटू को काबू कर लिया। कल ईद पे तो तुम्हारी कुर्बानी ज़रूर होगी। खाना बिखरा पड़ा था और मलिहा अपनी सांस को संभाल रही थी, जो कि अभी भी चिल्ला रही थी। सब उन्हें संभालने लगे। उनका बीपी शूट कर गया था। अब ऐसा भी नहीं था कि वो उन्हें कोई ख़ास नुकसान पहुंचा देता। अलीना ने जैन के करीब होकर कहा, दूर करो इस लड़की को मेरे सामने से, दूर करो। जैन उसे कलाई से थामता कमरे में ले गया, जहां उसको अच्छी खासी डांट पड़ी। लेकिन सारी गलती उन आंटी की थी। उन्हें ऐसे चिल्लाता देखकर वो मज़ीद डर गया। अलीना, तुम समझ क्यों नहीं रही? अब तुम शादीशुदा हो और मेहमानों के सामने ये सब जेब नहीं देता। इसीलिए मैं शादी नहीं करना चाहती थी, क्योंकि आपने मुझसे मजबूरी में शादी की। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये तुम बात कहाँ से कहाँ ले जा रही हो? ऐसा ही है। हटे मेरे रास्ते से। अलीना ने उसे धक्का देकर आगे बढ़ना चाहा, जब उसने उसकी बाजू से थामकर अपने करीब कर लिया। अलीना तो उसकी कुर्बत से सुर्ख टमाटर हो गई। ये क्या कर रही हैं आप? छोड़े मुझे प्लीज़। पहले वादा करो आइंदा ऐसा नहीं होगा। उसकी आवाज़ और आंखों में शरारत वाजिया थी। नहीं होगी, वो अपनी पलकें झुकाकर कहने लगी। लेकिन वो कुछ देर ऐसे ही उसे थामे रहा और फिर उसकी इल्तिजा पर छोड़ा। वलीमे की तकरीब थी और मिसेस नौफल के घर थी। कपड़े बदलते ही उसने आलिया को सारी बातें बताना शुरू कर दी, जबकि सुमैया बेगम से उसकी अच्छी खासी क्लास लग गई थी। बातों से फारिग होकर वो अपने गिरगिट को भी कुछ दिनों बाद अपने साथ ले जाने की कस्में खाने लगी। अगले दिन चूँकि ईद थी, जैन नमाज ईद अदा कर कर अपने घर चला गया। कुर्बानी की गाय ज़िबा करने के बाद उन्होंने टैटू को काबू किया और उसको भी कुर्बान कर दिया। जैन तो अपनी कामयाबी पर बहुत खुश था। अलीना के इसरार पर वो शाम तक आलिया के साथ रही, लेकिन फिर जैन के तमाम घर वाले उन्हें लेने चले गए। जब अलीना को पता लगा कि उसकी गैर मौजूदगी में टैटू की कुर्बानी कर दी गई है, तो फिर क्या,
बस वो थी और जैन का सर था। अरे कुर्बानी के जानवर की कुर्बानी ही होगी ना, कौन सा सारा गोश्त मैं खा जाऊंगा। उसकी बात पर वो रोने लगी। नदीदे कहीं के, घबराओ नहीं, मेरी जान मिलकर खाबे उड़ाएंगे। बस ये बात थी कि वो कोहनी से पेट में वार करती चली गई। सब उसे बारी बारी समझाकर वापस लाउंज में ले आए, जहाँ उसे हर गोश्त की बोटी में टैटू ही दिख रहा था। और मलीहा की सास उसे किन अखियों से देख रही थी, जैसे वो कोई टाइम बॉम्ब है। आखिरकार उसके फेवरेट तिक्का बोटी भी दस्तरखान पर सजाया गया। देखो, अब टैटू तो कुर्बान हो गया, अब तुम उसकी टिक्का बोटी से इंसाफ करो। वो टैटू का नाम सुनकर दोबारा रोने लगी, जिस पे जैन की मामा उसे कुर्बानी का असल मतलब समझाने लगी, जिसे सुनकर उसे कुछ सब्र आया और वो टैटू से इंसाफ करने लगी। लेकिन जैन को माफ़ी मिलनी इतनी आसान कहाँ थी। इसे कमरे से निकाल के लॉक लगा लिया गया। वो बेचारा गेस्ट रूम में चला गया। मलीहा की सास जो हर वाक़या देख रही थी, उन्हें तो अच्छा खासा मौका मिल गया था। अगले ही दिन मिर्च मसाला लगाकर सबको फ़ोन कर दिए गए। वो तो वैसे भी अलीना की सच्ची पक्की बैर हो चुकी थी। टैटू के तिक्के तो वो खा चुकी थी, अब बारी अलीना की थी। दावतों का सिलसिला जारी था, जब हर मेहमान अलीना को देखकर बातें बनाने लगता। जैन और हमशा बेगम के साथ साथ ये बात हाशिम साहब ने भी नोट की थी। तभी एक औरत हमशा बेगम को कहने लगी, आपकी बहू घर में खुली फिरती है, इसे तो बांध कर रखना चाहिए। अरब नाम की कोई चीज़ तो है ही नहीं। अलीना अपने बारे में ऐसी बातें कई बार सुन चुकी थी, लेकिन वो ये सब जानबूझकर नहीं करती थी। उसकी आंखों में समंदर चलने लगा और वो अपने कमरे में जाने लगी। जब जैन उस औरत को बताने लगा कि असल में अदाब होते क्या हैं, अलीना के उठते पांव वहीं रुक गए। जब जैन, हाशिम साहब, हमशा बेगम और मलीहा ने उस औरत को चलता किया। अब की बार उसकी आंखों में आने वाले आंसू तो शक्कर के थे। उसने पहली बार जैन को अपने शौहर के रूप में तस्लीम किया था। अलीना ने उन सब का शुक्रिया अदा किया जब उन सब ने उसे यही जवाब दिया कि वह बेहतरीन है और ख़ानदान का हिस्सा है। रात में उसने जैन को बाहर नहीं निकाला, बल्कि उसका दिल से शुक्रिया अदा किया। उसके लिए ऐसा कभी किसी ने नहीं किया था। जब जैन ने उसे खींचकर करीब किया और उसके लबों पे हाथ रख दिया, वो उसकी इज्जत थी, और जो उसकी इज्जत नहीं कर सकता, उसकी जैन के सामने कोई अहमियत नहीं थी। अपने लिए उसके एहसासात और जज्बात जानकर वो तो मज़ीद उसकी मोहब्बत में गिरफ़्तार होने लगी। कुछ दिन तक सब मेहमान वापस जा चुके थे और वो दोनों एक अच्छी ज़िंदगी गुजार चुके। लेकिन हाँ, इस ज़िंदगी में खरगोश, बिल्लियाँ, गुलहरियाँ भी शामिल हो चुकी थीं। अलीना, मेरे साथ आओ। वो बाल बनाती अलीना को खींचने लगा। अरे कहाँ जा रहे हैं हम? बस तुम चलो। वो उसे बागीचे में ले गया। तकरीबन 10 मिनट चलने के बाद वो एक छोटे से कमरेनुमा जगह के सामने थे। ये क्या है? अंदर आके देख लो, वो उसे कहता अंदर चला गया। वहाँ ज़मीन पे घास बिछी थी। इस तरह लकड़ियों की सीढ़ी ऊपर जाती थी, जहाँ छोटा सा हिस्सा निकाला गया था। दीवारों के साथ तिनकों से घोंसले बनाए गए थे। ये सब क्या है? ये सब मेरी बेगम की हॉबी के लिए है। अब तुम जो भी जानवर चाहो यहाँ रख सकती हो। क्या वाकई? बिल्कुल, ये तुम्हारा घर है और मैं। वो उसका हाथ थामकर उस दिल पे रखने लगा। और मैं तुम्हारा शौहर, जो तुमसे बेपनाह मोहब्बत करता है। वो उसकी नज़रों की ताब नालस की और शर्मा गई, लेकिन आज वो भी अपनी मोहब्बत का इजहार कर देना चाहती थी। जैन, मैं भी आपसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। जैन ने उसे अपनी बाहों में भर लिया। उसने उसे तमाम खूबियों और खामियों समेत अपनाया था। वो उनकी ज़िंदगी की खूबसूरत शुरुआत थी।
जिसे वो हर गुजरते दिन के साथ मज़ीद खूबसूरत बनाने का अज़म रखते थे।